हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय हिंद दोस्तों। 23 जनवरी की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ आप सभी का स्वागत है M2M क्लासेज में। सुबह के फिक्स 7:30 बज चुके हैं और मैं डेली की तरह आपके सामने न्यूज़ लेकर के आ चुका हूं। सभी से कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ सभी न्यूज़ों को डिटेल से समझो। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ें मैंने आज की क्लास में रखी हैं। देखो, सबसे पहले इसमें देखते हैं राम मंदिर से संबंधित, जो अयोध्या में राम मंदिर यानी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उससे संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है पूरे भारत की, उसको देखते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, दीपावली से पहले एक दीपावली जैसा त्यौहार संपूर्ण भारत में मनाया गया है। तो इससे संबंधित जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी फैक्ट हैं, सब कुछ जानते हैं। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो बस आप सभी से। कि देखो, जैसे इसमें कुल आवंटित भूमि के बारे में बात की जाए राम मंदिर के निर्माण में, तो इसमें जो कुल आवंटित भूमि की गई है वो 70 एकड़ की गई है। कितनी? 70 एकड़ में बना है ये पूरा जो मंदिर का निर्माण कार्य किया गया है। और इसको बनाया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने। एक ट्रस्ट है जिसके द्वारा इसका निर्माण कार्य कराया गया है और उसका नाम क्या है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। इसका निर्माण किया है 70 एकड़ में। और इसके अलावा देखा जाए तो जो इसका मुख्य मंदिर परिसर है उसका निर्माण कार्य किया गया है 2.7 एकड़ में। कितने में? मुख्य मंदिर परिसर का निर्माण कितने में? 2.7 एकड़ में। और इसमें जो मुख्य मंदिर परिसर होगा, इसमें राम की मूर्ति स्थापित की गई है, यानी प्राण प्रतिष्ठा जो की गई है वो इसी मुख्य मंदिर परिसर में की गई है। और इसी का आगे चल के फिर भक्त जो हैं पूजन कर सकेंगे, यानी जो पूजा पाठ करेंगे इसी क्षेत्र पर, मुख्य रूप से इसी जगह पर, यानी मुख्य मंदिर जो परिसर है मुख्य रूप से करेंगे। और ये कब से पूजा प्रारंभ हो जाएगी? आज से ही हो जाएगी, 23 जनवरी से। यानी 22 को तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई और जो पूजा कार्यक्रम है वो 23 जनवरी से हो जाएगा। और देखो, इसके अलावा जैसे भगवान राम का मंदिर हो गया, इसके अलावा और भी मंदिर हैं इसमें। जैसे भगवान गणेश का भी मंदिर है, शिव का भी है, और अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी होंगे, उन सभी का भी दर्शन कर सकेंगे। और बात की जाए इसमें मंडप की, तो इसमें मंदिर में जो देखा जाए तो कुल 5 मंडप बनाए गए हैं। जैसे कुडू, नृत्य, रंग, कीर्तन और प्रार्थना, ये 5 मंडप हैं इस मंदिर में। यानी इस राम भगवान का जो मंदिर बनाया गया है इसमें कुल 5 मंडप हैं: कुडू, नृत्य, रंग, कीर्तन और प्रार्थना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखो, पॉइंट बाय पॉइंट जान लो, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम से संबंधित फैक्ट हैं कि इसका जो राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है। तो बताया था मैंने अभी पहले कि एक ट्रस्ट है, उसका नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, इसके द्वारा इसका निर्माण कार्य कराया गया है। और यह निर्माण कार्य शुरू हुआ था, आप सभी को पता होगा, 2019 में। और इसके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये वास्तुकार, कि राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। तो चंद्रकांत सोमपुरा हैं इसके वास्तुकार, या इसे सोमपुरा परिवार भी कह सकते हो। और इसमें जो कुल आवंटित क्षेत्र बताया मैंने अभी 70 एकड़ है। मुख्य मंदिर परिसर के लिए 2.7 एकड़। और इसमें देखो, राम मंदिर की लागत भी पूछी जाएगी आप सभी से। तो लागत कितनी है? 1800 करोड़ रुपए है। इसमें गलत टाइप हो गया है, इसे आप मैनेज कर लेना। कितनी लागत आएगी आई है इस मंदिर के निर्माण में? 1800 करोड़ रुपए की। और ये इसमें देखा जाए तो मुख्य देवता कौन होंगे? भगवान राम होंगे, सभी को पता होगा। और इसकी जो जगह है ये अयोध्या में बनाया गया है। अयोध्या जो उत्तर प्रदेश का फेमस है, अयोध्या में। और निर्माण कार्य जो कंपनी है किसके द्वारा किया गया है? तो इसमें 2 कंपनियों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका निर्माण कार्य किया गया है। एक तो कंपनी है आपके सामने L&T, जिसका फुल फॉर्म है लार्सन एंड टूब्रो, और इसका सहयोग किया है टाटा ग्रुप ने। यानी भारतीय जो 2 कंपनी है, लार्सन एंड टूब्रो और एक है टाटा ग्रुप, या इसे शॉर्ट में कह सकते हो L&T और टाटा ग्रुप, 2 कंपनियों ने संयुक्त रूप से इसको बनाया है। और वर्तमान स्थिति के बारे में बात की जाए तो इसका पहले चरण का कार्य संपूर्ण हो चुका है और दूसरे चरण का कार्य इसमें जारी है। ठीक है। और इसके उद्घाटन की तिथि ये 22 जनवरी, सभी याद कर लेना, प्राण प्रतिष्ठा का भी दिन है। तो देखो, अब आगे न्यूज सुभाष चंद्र बोस से संबंधित, क्योंकि 23 जनवरी का दिन है आज। तो 23 जनवरी को ही सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस हुआ था, यानी जन्म हुआ था, उसी वजह से जन्म दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। और किस रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखो, सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये भी जान लो कि 18 अगस्त 1945 का यही वो दिन था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दुनिया ने अंतिम बार देखा था। यानी 18 अगस्त 1945 के बाद इन्हें दुनिया में कहीं भी नहीं देखा गया, और ना वे जिंदा रहे कहीं भी। और इनका शरीर, यानी पार्थिव शरीर भी कहीं से प्राप्त नहीं हुआ। और इनकी मृत्यु के उसके बारे में रहस्य ही बना हुआ है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, कहाँ हुई। लेकिन अधिक मत ये प्रचलित है कि यही कहा जाता है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी हवाई दुर्घटना में हुई थी। लेकिन उसमें अभी रहस्य ही है, कोई
ठोस पुख्ता सबूत नहीं मिल सके हैं आज तक। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, जैसे वो ताशकंद समझौते में गए थे तो वहाँ उनकी मृत्यु कैसे हुई, किसने की, क्या कुछ हुआ, उनका भी रहस्य बना हुआ है। तो इसी वजह से जान लो कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है और उसके साथ साथ पराक्रम दिवस भी 23 जनवरी को मनाया जाता है। और देखो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को, और उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। कहाँ पर? उड़ीसा का कटक शहर है वहाँ पर। और इनकी माता का नाम था प्रभावती दत्त बोस और पिता का नाम था जानकीनाथ बोस। प्रभावती दत्त बोस माता का और जानकीनाथ बोस पिता का। अब देखो इसमें कि इन्होंने जो शुरुआती शिक्षा की थी उसके बाद इन्होंने रेवेंसो कॉलेजिएट एक स्कूल है उसमें एडमिशन लिया था। यानी शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी रेवेंसो कॉलेजिएट स्कूल से प्राप्त की थी। अब देखो शुरुआत करते हैं पहली न्यूज़ से। 23 जनवरी की महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं, 10 न्यूज़ रखी हैं मैंने, 10-11 शॉर्ट वीडियो ही रखा करूँगा डेली। और आज और सुधार किया है कल से परसों से, यानी डेली सुधार ही करता रहूँगा मैं कंटेंट में। जैसे क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन के आगे ही पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल रखा करूँगा, जिससे आपके लिए एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सभी को मेरे साथ एंड तक देखो। जैसे कि देखो इसमें पहली न्यूज़ है, कौन सी भारतीय फर्म बनी है जिसको ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है, यानी किस भारतीय फर्म को ISO का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। जो संख्या दी हुई है 27001/2022, इसे भी याद कर लेना। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद कर लेना कि ISO का प्रमाण पत्र किस फर्म को मिला है भारत की। तो देखो ये मिला है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स को। किसको? हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स को ISO का प्रमाण पत्र दिया गया है। और देखो ये क्रिकेट से संबंधित न्यूज है कि महिलाओं में देखा जाए तो पहली महिला तटस्थ एम्पायर बनने के लिए तैयार कौन है? रेड फन। और रेड फन के बारे में बता दूं कि इन्होंने इससे पहले 2 ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 और 2022, और इसके अलावा ICC महिला T20 विश्व कप 2018, 22 और 24 में भी अंपायरिंग की है। तो याद रखना रेड फन जो है ये पहली महिला तटस्थ एम्पायर बनेंगी। सेकंड न्यूज देखो, हाल ही में उत्तरकाशी के दिवंगत पर्वतारोही हैं सविता कंसवाल, यानी इनकी मृत्यु हो चुकी है। मरणोपरांत इन्हें पुरस्कार मिला है, कौन सा मिला है ये पूछा है इसमें। सविता कंसवाल को, ये पर्वतारोही हैं भारत की, तो इन्हें पुरस्कार मिला है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। देखो इनके बारे में जाने कि तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड ये उत्तरकाशी की दिवंगत पर्वतारोही हैं सविता कंसवाल, इनको दिया गया है मरणोपरांत। और सविता कंसवाल के बारे में ये पॉइंट जान लो कि इन्होंने 16 दिनों के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर चढ़ाई कर दी थी। यानी मात्र 16 दिनों के अंदर ही माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, और उसके अलावा माउंट मकालू, इस पर भी चढ़ाई कर दी थी इन्होंने मात्र 16 दिनों में, और पहली ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी थी ये। और देखो ये एटाना बोनमती फीफा की 2024 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई हैं महिलाओं में एटाना बोनमती, और पुरुषों में लियोनेल मेसी को चुना गया है। सेकंड न्यूज इसमें भी ये क्या, अच्छा छोड़ो इसे, आगे देखो। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में सुमित नागल किस वरीयता प्राप्त खिलाड़ी के खिलाफ जीत दर्ज कर हासिल करने वाले भारतीय बने, यानी दूसरे भारतीय बने हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में सुमित नागल हैं, ये किस वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को इन्होंने हरा दिया है, और ऐसा करने वाले ये दूसरे भारतीय बने हैं। तो अलेक्जेंडर सासा हैं, इनको हरा दिया है इन्होंने, अलेक्जेंडर सासा को। ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये इतिहास रचाया इन्होंने। और इससे पहले ये रमेश कृष्णन ने भी ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हरा करके जीत दर्ज की थी। ठीक है, तो ये दूसरे खिलाड़ी बने। देखो आप सभी को पता होगा 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जैसे सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन, दूसरा होता है फ्रेंच, तीसरा होता है विंबलडन, और चौथा होता है अमेरिकन ओपन। ठीक है, तो इन चारों को याद कर लेना। आगे देखो, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है? माई स्कूल माई प्राइड अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है माई स्कूल माई प्राइड अभियान, और जो अपना विद्यालय कार्यक्रम का हिस्सा है। किसका? अपना विद्यालय कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, उसी का हिस्सा है। और इसका देखा जाए तो उद्देश्य क्या होने वाला है? सरकारी स्कूलों में शिक्षा में बदलाव लाना और समग्र छात्र विकास को बढ़ावा देना।
जो माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया गया है, इसका इम्पोर्टेंट उद्देश्य है सरकारी स्कूलों में शिक्षा में बदलाव लाना और समग्र छात्र विकास को बढ़ावा देना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद करना, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है ये माई स्कूल माई प्राइड अभियान। नेक्स्ट देखो, हाल ही में 2024 से 28 तक किस समूह ने आईपीएल राइट्स को हासिल कर लिया है? यानी आईपीएल के जो राइट्स हैं वो 2024 से 2028 तक किस समूह ने हासिल कर लिए हैं? तो याद रखना, टाटा सन्स पीवीटी लिमिटेड ने आईपीएल के 2024 से 28 तक सभी राइट्स हासिल कर लिए हैं। पहले भी टाटा सन्स के ही पास थे ये, और दोबारा भी अब इसी के पास आ गए हैं। देखो इसमें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी ये बीसीसीआई की फुल फॉर्म है, याद करना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने शनिवार को टाटा ग्रुप को इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के टाइटल राइट्स दोबारा अवार्ड करने का ऐलान किया है। और फिर ये 2024 से 28 के लिए अब टाइटल राइट्स टाटा ग्रुप के पास ही रहेंगे। ये राइट्स उसने 2500 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड वैल्यू में हासिल किए हैं। कितनी वैल्यू में? 2500 करोड़ रुपए में, याद रखना। हाल ही में किसको पेप्सिको इंडिया का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ बनाया गया है? पेप्सिको इंडिया का सीईओ, तो ये किसको बनाया गया है? जागृत कोटेचा को पेप्सिको इंडिया का सीईओ। देखो इसमें कि नई दिल्ली फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज की दिग्गज कंपनियों में शामिल पेप्सिको इंडिया के जागृत कोटेचा को सीईओ बनाया गया है। किसको? जागृत कोटेचा को। नेक्स्ट देखो, हाल ही में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित कहाँ पर किया गया है? शुष्क दिवस 22 जनवरी को, तो ये जम्मू कश्मीर में घोषित किया गया है 22 जनवरी को शुष्क दिवस। उमरिया जिले में 22 जनवरी को, जम्मू कश्मीर का जिला है उमरिया, यहाँ पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है और वहाँ के कलेक्टर के आदेश से घोषित किया गया है ये भी। अब ये देखो, हाल ही में मणिपुर मेघालय त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया है। देखो मणिपुर मेघालय त्रिपुरा इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस एक ही दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 जनवरी 1972 को इन तीनों राज्यों का गठन हुआ था उत्तर पूर्वी राज्य अधिनियम के द्वारा हुआ था। किसके? उत्तर पूर्वी राज्य अधिनियम के द्वारा। तो 21 जनवरी 1972 को हुआ था। जैसे मणिपुर तो बना था 19वां राज्य, त्रिपुरा बना था 22वां और 21वां बना था मेघालय। ठीक है, तो देखो सिक्किम के बारे में भी बता दूं आपको कि सिक्किम भी पूछा जाता है। 22वां राज्य बना था फिर सिक्किम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों बना था सिक्किम? 1975 में बना था और 22वां राज्य बना था। ठीक है, पहले शहर राज्य बना था असम का, फिर पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था फिर उसे 35वें और 36वें संविधान संशोधन से, याद रखना। ठीक है, तो देखो मणिपुर मेघालय त्रिपुरा का जो स्थापना दिवस मनाया गया है वो कब मनाया गया है? 21 जनवरी को इन तीनों का संयुक्त रूप से मनाया जाता है। ये मैंने बता ही दिया। अब देखो कुछ प्रमुख दिवस हैं आपके सामने ये जनवरी के, ये भी जान लो कि 1 जनवरी को मनाया जाता है न्यू ईयर दिवस, यानी दिसंबर से फिर नई साल की स्टार्टिंग होती है 1 जनवरी से, तो न्यू ईयर दिवस 1 जनवरी को। 1 जनवरी को ही अंग्रेजी नववर्ष दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। ग्लोबल फैमिली डे या वैश्विक परिवार दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस इम्पोर्टेंट है, ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस लुइस ब्रेल के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्रेल लिपि का इन्हीं के द्वारा आविष्कार किया गया था, याद रखना, इसी वजह से मनाया जाता है ये। 6 जनवरी को मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हंसी दिवस, और हिंदी दिवस भी विश्व हिंदी दिवस में मनाया जाता है 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है 11 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, याद रखना। और 13 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। 14 जनवरी को मनाया जाता है लोहड़ी मकर संक्रांति दिवस 14 जनवरी को। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। 18 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसी के साथ पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस यानी उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस इम्पोर्टेंट है।
25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण, छोड़ो इसे इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस और जनवरी का अंतिम जो रविवार आता है उसको विश्व कुष्ठ रोग दिवस, यानी जनवरी के अंतिम रविवार को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जो भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं डेनिस फ्रांसिस, सभी को पता होगा, और ये भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आने वाले हैं, याद रखना। हाल ही में किसने कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब उपन्यास को लिखा है? कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब उपन्यास को लिखा है किसने? चारू निवेदिता के द्वारा लिखा गया है इसको, चारू निवेदिता के द्वारा। हाल ही में 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी NESAC की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? 11वीं की गई है ये उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बैठक। लास्ट क्वेश्चन है ये, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये की गई है कहाँ पर? शिलोंग में, असम के शिलोंग में 19 जनवरी को ये 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग की बैठक की गई है, 11वीं शिलोंग में, असम के में। ठीक है, तो ये शिलोंग में की गई है। और हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इन्होंने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन। तो इस तरह से दोस्तों ये 23 जनवरी की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैंने आप सभी के सामने देखी, कैसी लगी बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली सुबह 7:30 बजे होती है क्लास, डेली लाता रहूँगा मैं आप सभी के लिए। फिर अब कल मिलते हैं कल की न्यूज़ के साथ, तब तक पढ़ते रहो, बाय।